संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, बाइजेक संधान के इस लाइव लेक्चर सीरीज़ में आज आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, हिंदी विभाग महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। कामायनी का विश्लेषण एक ओर प्रसाद जी का युग और दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। जिस प्रकार एक फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है, उसी प्रकार कामायनी में भी हुआ है। कामायनीकार के हृदय में चिरकाल से संचित जो संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जो तीव्र दंश हैं, जो निगूढ़ आघात हैं, उन सब में एक जीवन आलोचनात्मक व्याख्यान के सूत्र हैं। ये सब प्रतिक्रियाएं, ये सब दंश और आघात जीवन आलोचनात्मक वेदना से युक्त होकर उस फैंटेसी में प्रकट हुए हैं जिसे हम कामायनी कहते हैं। यह जीवन जगत मानव संबंधों का वह क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक अर्थ होते हैं। प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। वह मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचते थे, चिंतन करते थे। समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर प्रसाद जी का चिंतन बराबर चलता रहा। प्रसाद जी को समाज और जाति ने अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की थी, वो थी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित। प्रसाद जी ने अतीत की भावुक गौरव छायाओं से ग्रस्त, वेदोपनिषदिक आर्य वातावरण से अनुप्राणित, समाजादर्श से प्रेरित होकर अपनी विश्व दृष्टि तैयार की। यह विश्व दृष्टि कामायनी में प्रकट हुई। संक्षेप में, कामायनीकार अपने युग से न केवल प्रभावित था, वरन अपनी युग समस्याओं के प्रति उसने बहुत आवेग और विश्वास के साथ प्रतिक्रियाएं की हैं। ऐसी स्थिति में कामायनी का अध्ययन तब तक सुचारू रूप से नहीं हो सकता जब तक हम लेखक का व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व के सामाजिक संदर्भ और उस व्यक्तित्व के अपने परिवेश परिस्थिति से संबंध, उसका जीवन जगत संबंधी भावलोक, उसके जीवन निष्कर्ष आदि का अध्ययन नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म सन 1890 में काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। प्रसाद जी का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। 8वीं कक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी का अध्ययन किया। आरंभ में प्रसाद जी कलाधर नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव आदि की दृष्टि से अनेक रूपता पाई जाती है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी। आधुनिक हिंदी कवियों में प्रसाद जी का स्थान सर्वोच्च है। छायावाद के वे प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका महत्व इसी से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पश्चात दूसरा स्थान कामायनी को ही दिया जाता है। वस्तुतः प्रसाद जी में भावना, विचार और शैली तीनों की पूर्ण प्रौढ़ता मिलती है, जो कि विश्व के बहुत कम कवियों में पाई जाती है। एक कवि और दार्शनिक के लक्षणों से संपन्न कामायनीकार का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अविस्मरणीय है। प्रसाद जी की साहित्यिक आत्मचेतना की आंखें तब उन्मीलित हुई थीं जब देश में भारतीय पूंजीवाद का प्रारंभ हो चुका था।
उदार मतवादी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नेतागण सरकार से शासनाधिकारों की मांग कर रहे थे। उधर हिंदी साहित्य में देशभक्तिपूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी गीत गाए जा रहे थे। भारतीय कष्ट और दुख की साहित्यिक अभिव्यक्ति जोरों से शुरू हो चुकी थी। अतएव प्रसाद जी को अपने कैशोर्य काल में एक ओर तो उदार मतवादी राजनैतिक नेताओं की देशव्यापी कीर्ति तथा दूसरी ओर भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति की गरिमा की पुनर्स्थापना, तीसरी ओर रामकृष्ण विवेकानंद जैसे प्रभावशाली संत दार्शनिक, चौथी ओर बंगाल का साहित्यिक सांस्कृतिक नवोन्मेष तथा ब्रह्म समाज का सुधारवादी आंदोलन प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यशाही के बावजूद देश के हृदय में यह नवीन परिस्फुटन प्रसाद जी की आत्मा में नवीन परिस्पंदनों को जागृत करने लगा। उनकी सौंदर्यवादी तथा अन्वेषणशील भावनाएं भी जाग उठीं। छायावाद का विकसन क्रम प्रारंभ हुआ। इसी पृष्ठभूमि में सन 1935 में प्रसाद जी की लेखनी से कामायनी का सृजन हुआ। कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। एक तरफ तो प्रसाद जी कामायनी की कथा को इतिहास ही कहते हैं, दूसरी तरफ यह अवकाश भी देते हैं कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ। कामायनी एक आधुनिक काव्य है जिसमें आधुनिक प्रवृत्तियों, तथ्यों तथा प्रश्नों को उपस्थित किया गया है। चूँकि इन आधुनिक तत्वों को विशाल फैंटेसी में घुला मिला दिया गया है तथा वर्तमान जीवन से आकर्षक दूरी पैदा की गई है, इसलिए कामायनी हमें ऐतिहासिक महाकाव्य जैसी कुछ मालूम होती है। कामायनी में इड़ा, श्रद्धा और मनु को लेकर प्रसाद जी जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, समाज, सभ्यता तथा मुक्ति आदि सभी विषय प्रसाद जी की विश्लेषणमयी काव्यानुभूति के भीतर आते हैं। उपर्युक्त प्रश्नों को उठाकर प्रसाद जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। ये प्रश्न चित्रात्मक रूप से उठाए गए हैं, उन्हें मानव चरित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का प्रयास मात्र ही कामायनी को मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण बना देता है। कामायनी में यंत्र और तंत्र पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की गई है। कामायनी के एक संदर्भ का संबंध मनु और श्रद्धा के व्यक्तिगत जीवन और प्रणय के साथ है। प्रमुख पात्रों के चरित्रांकन में मनुष्य की अनुभूतियों, कामनाओं और आकांक्षाओं की अनेक रूपता का वर्णन किया गया है। सत्य का विश्लेषण जिस भांति आवश्यक है, उसी तरह असत्य का विवेचन, व्याख्या तथा विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। कामायनी में जिस विश्व दृष्टि को प्रस्तुत किया गया है, जिन जीवन मूल्यों की वकालत की गई है और साथ ही जिस वास्तविकता को अंकित किया गया है, उसका विश्लेषण एक ऐसा कर्तव्य है जिसे किए बिना कामायनी की निंदा या प्रशंसा तो की जा सकती है,
लेकिन उसे ठीक तरह समझा नहीं जा सकता। किसी भी साहित्य को 3 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो वह किन स्रोतों से उद्गत हुआ है, अर्थात किन वास्तविकताओं के परिणाम स्वरूप वह साहित्य उत्पन्न हुआ है। दूसरे, उसका कलात्मक प्रभाव क्या है। और तीसरे, उसकी अंतः प्रकृति रूप रचना कैसी है। कामायनी के सत्य को पाने के लिए हमें अंकित मानव चरित्रों की वास्तविकता को समझना होगा। मनु आदि के माध्यम से मानव मात्र के मनोजगत के विविध पक्षों का चित्रण चिंता, आशा, वासना, ईर्ष्या, संघर्ष, आनंद आदि सर्गों में किया गया है। प्रसाद जी कामायनी की भूमिका में लिखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। मुक्तिबोध के अनुसार वेदकालीन मनु कामायनी का मनु नहीं है। प्रसाद जी का मनु उसी वर्ग का मनु है जिस वर्ग के स्वयं प्रसाद जी हैं। उसे मनन मात्र का, मन मात्र का, मानव मात्र का प्रतिनिधि कहना सरासर गलत है। मनु एक टाइप है, उस वर्ग का टाइप जिसकी शासन सत्ता तथा ऐश्वर्य छिन गया है। उस वर्ग की समस्त प्रवृत्तियां मनु में हैं। अहंकार, विलासिता, आत्ममोह, निर्बंध उच्छृंखलता, व्यक्तिवादी साहस, व्यक्तिवादी निराशा, पाखंड और ऐसा आत्मग्रस्त निबिड़ आत्मविश्लेषण जो पराजय से प्रसूत होकर पराजयों की ओर ले जाता है, मनु की विशेषता है। मनु पराजय का पुत्र है जो अपनी पराजय को पलायन से ढांकता है तथा जबरदस्ती लाए गए सामरस्य से छिपाता है। कुछ अंतिम सर्गों को छोड़कर और अंशतः उनमें भी पूरी कामायनी में आत्मपरकता, आत्ममयता उत्पन्न हुई। इसलिए कामायनी कथा काव्य होते हुए भी चरित काव्य न हो सकी, फलतः वह मनोवैज्ञानिक छायावादी महाकाव्य हुई। एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिए, वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि मनु प्रसाद जी की किन्हीं बहुत भीतरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम ये नहीं कहते कि मनु प्रसाद जी के मन अथवा व्यक्तित्व का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। निस्संदेह नहीं, प्रसाद जी ने कामायनी के अतिरिक्त अपने विशाल साहित्य में बहुत गौरवपूर्ण तथा भव्य चरित्र खड़े किए हैं। अतएव प्रसाद जी के पूरे जीवन तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से मनु की संगति स्थापित नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मनु की स्वभाव समस्या प्रसाद जी की एक भीतरी केंद्रीय समस्या है, जिसके संबंध में उन्होंने अपने अंतःकरण में बहुत वर्षों तक मनन किया है। बहुत दिनों तक वे इस समस्या की गहराइयों में बैठे हैं। निश्चय ही जब हम श्रद्धा तथा इड़ा के चरित्र का अध्ययन करते हैं, तब हमें इस समस्या के संबंध में प्रसाद जी की स्वाभाविकता का और पता चलता है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः श्रद्धा, इड़ा तथा मनु को लेकर जो कथा अंकित की गई है, उसके विकास की गति के बाधित होने का मूल कारण मनु समस्या के निराकरण के संबंध में प्रसाद जी की विचार पद्धति ही है। जब वे यह कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, तो वस्तुतः वह इन तीनों के सामंजस्य पर जोर देते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि यह सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न हो। मनुष्यता अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन संघर्षों की ओर व्यक्ति को ले जाना चाहती है, उस तरफ वो बहुत बार मुड़ता ही नहीं, और अगर मुड़ता भी है तो गिरता पड़ता। फलतः ज्ञान, इच्छा और क्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, न वह हो सकता है। मनुष्यता के संदर्भ के बिना यदि ज्ञान, इच्छा, क्रिया में सामंजस्य स्थापित भी हो तो वह लक्ष्यहीन सामंजस्य है। प्रत्येक काल में मनुष्यता के सम्मुख अपने उद्धार के कुछ विशेष लक्ष्य रहे हैं। उन लक्ष्यों की ओर जिस आदमी की भीतरी मनुष्यता व्यावहारिक सामाजिक क्षेत्र में जैसा और जितना संघर्ष करती है,
उसी के अनुसार वह मनुष्य अपना अंतर बाह्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर सकता है। निश्चय ही स्वभाव भेदानुसार मनुष्य के विभिन्न पक्षों का संयोजन तथा संतुलन भी भिन्न होगा। मनुष्यता के संघर्ष में पड़े हुए एक कलाकार का आंतरिक संतुलन एक नेता के भीतरी संतुलन से निश्चय ही अलग होगा, किंतु आंतरिक सामंजस्य लक्ष्यहीन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, महाबलशाली स्वेच्छाचारी शासक अपने ज्ञान तथा इच्छानुसार जनता विरोधी कार्य भी कर सकता है। उसमें भीतरी विघटन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि सामंजस्य का प्रश्न वस्तुतः मनुष्यता के सम्मुख उपस्थित अपने उद्धार के प्रधान लक्ष्यों के लिए चलने वाले संघर्ष का प्रश्न है। मनु की समस्या व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वह सामाजिक समस्या है, क्योंकि मनु न केवल एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वरन ये कि उसके मनोभाव, उसके कार्य विचार, उसकी प्रवृत्तियाँ अन्य व्यक्तियों के लिए, शेष समाज के लिए हानिकारक अथवा लाभदायी सिद्ध हो सकती हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में आंतरिक संतुलन के प्रश्न को मनुष्यता के वास्तविक संघर्षों से अलग करके और फिर मनुष्य को उसके वास्तविक जीवन से अलग कर केवल अभेदानुभूति, आत्मानुभूतिवादी, अद्वैतवादी धरातल पर ही सुलझाया है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि क्या कामायनी एक रूपक काव्य है? यदि कामायनी रूपक काव्य है तो रूपक काव्य क्या है? रूपक काव्य का प्रयोग हमारे साहित्य शास्त्र में दो रूपों में होता है। एक तो समस्त दृश्य काव्य, नाटक आदि को रूपक कहा जाता है। दूसरे साम्यमूलक अलंकार को रूपक कहा जाता है। किंतु इन दोनों से अलग रूपक अंग्रेजी